हेलो माय डियर लर्नर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यूसेट एग्जामिनेशन है उसका पेपर 2 मैनेजमेंट, राइट। पेपर 2 जो मैनेजमेंट हुआ था 7 जनवरी को, उसका जो पूरा पेपर है उसको डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन थे या आपके फैक्चुअल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। जो पूरा पेपर है उसको हम एनालिसिस करते हैं, जो उसके क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, राइट। अगर आप किसी भी यूसेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या आप जो यूजीसी नेट एग्जाम है एनटीए उसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पेशली उनके लिए जो कॉमर्स के हैं, जो मैनेजमेंट के हैं या जो कोड नंबर 55 एचआरएम है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेपर जो बेसिकली क्वेश्चंस थे वो किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। सबसे पहले जो क्वेश्चन देखते हैं, काइजन इज द बिजनेस फिलॉसफी। काइजन इज अ बिजनेस फिलॉसफी, इट ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री। तो बेसिकली पूछा गया है जो काइजन है एक बिजनेस फिलॉसफी है, किस कंट्री में इसका जो ओरिजिन हुआ था, किस कंट्री से ये ओरिजिनेट हुई थी। चाइना, इंडिया, जापान एंड यूएसए। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपने काइजन के रिगार्डिंग पढ़ा होगा कि जो बेटर चेंज के लिए काइजन होता है, तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि जो काइजन की फिलॉसफी थी गाइज, तो किसके कौन सी कंट्री में उसका ओरिजिन हुआ था, राइट। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। काइजन की जो टेक्निक थी वो जो जापान है, जापान के अंदर सबसे पहले इसकी जो बिजनेस फिलॉसफी थी उसका ओरिजिन जापान में हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, सिक्स सिग्मा लॉन्च्ड इन विच ईयर। जो सिक्स सिग्मा बेसिकली था जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, टीक्यूएम उसकी जो टेक्निक होती है सिक्स सिग्मा, वो कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था। बिल्कुल डायरेक्ट एंड फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1992, 1981, 1985 या 1986, राइट। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। सिक्स सिग्मा के रिगार्डिंग पूछा गया कि कौन सी ईयर में सिक्स सिग्मा जो आया था। इसका आपको आंसर देना है कौन सी ईयर में बेसिकली आया था ये। तो जो बेसिकली सिक्स सिग्मा था गाइस, इसका जो लॉन्च हुआ था ये आपका 1986 में हुआ था। फादर ऑफ सिक्स सिग्मा किसे बोला जाता है, जो स्मिथ है, राइट। विल स्मिथ, उनको फादर ऑफ सिक्स सिग्मा बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिक्स सिग्मा के रिगार्डिंग पढ़ना है, राइट। तो डायरेक्टली सिक्स सिग्मा के रिगार्डिंग पूछा जाता है। और यहाँ पे गाइज इन्होंने डायरेक्टली कौन सी ईयर में इसका लॉन्च हुआ था उसके रिगार्डिंग डायरेक्टली ईयर पूछा है यहाँ पे। तो 1986 आपको ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जस्ट इन टाइम, जो JIT है, जस्ट इन टाइम originally developed in 1970 by the Japanese company was initially known as। जो जस्ट इन टाइम टेक्निक थी जो ओरिजिनली कहाँ पे डेवलप हुई थी, जापान में डेवलप हुई थी। कब हुई थी? 1970 के टाइम, राइट। तो ये कौन सी कंपनी थी जो सबसे पहले जापान में इसको डेवलप किया गया था? होंडा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, आईसुजू मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या सोनी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो जो जस्ट इन टाइम टेक्निक थी बेसिकली जापान के अंदर 1970 में जो टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इसमें सबसे पहले लॉन्च हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले भी ये क्वेश्चन PYQ बन चुका है नेट एग्जामिनेशन में, तो वहां से क्वेश्चन लिया गया ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ स्ट्रेटजी दैट इज डिजाइन टू चेंज द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोडक्ट मेंटेनेंस या बेंचमार्किंग। तो बेसिकली जो TQM है एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो क्या करती है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको चेंज करने के लिए डिजाइन करा गया है टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, राइट, बाय यूजिंग। ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो हम कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है उसमें चेंज करने के लिए हम डिजाइन करते हैं। एक कौन सी ऐसी टेक्निक है, किसकी टेक्निक है? बेसिकली TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसको हम रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं या इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग बोला जाता है या प्रोडक्ट मेंटेनेंस या बेंचमार्किंग। तो गाइस जो इसका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा वो आपका बेंचमार्किंग, क्योंकि बेंचमार्किंग काइजन
राइट, या आपका सिक्स सिग्मा, या आपका जस्ट इन टाइम। तो बेसिकली किसकी टेक्निक्स हैं? ये क्वालिटी TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की ये टेक्निक्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए। TQM, टोटल क्वालिटी जो मैनेजमेंट है उसकी टेक्निक्स है, उसकी स्ट्रेटजी है। क्योंकि जो रिवर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग है ये डिफरेंट कंसेप्ट है, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी डिफरेंट कंसेप्ट है, और प्रोडक्ट मेंटेनेंस ये भी डिफरेंट कंसेप्ट है। तो इसका आंसर गाइज यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही फैक्चुअल, डायरेक्टली आपसे फुल फॉर्म के रिगार्डिंग पूछा गया है। ERP, ERP स्टैंड्स फॉर एंटरप्रेन्योरल रिसर्च प्लानिंग, एग्जैक्ट रिसोर्स प्लानिंग, इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, या इंटरप्राइज रिसर्च प्लानिंग। तो बेसिकली जो ERP होता है, ERP सिस्टम जो होता है वो उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो किसके क्या होती है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये आपको ध्यान रखना, ERP स्टैंड्स फॉर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो इसका जो आंसर है वो सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका जो स्टैटिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन लिया गया है। जो आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनमें से है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डज एन रिप्रेजेंट्स? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के में जो एन है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट्स करता है? मीन को करता है, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स, या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, राइट। तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ते हैं, तो अगर हम बाइनोमियल की बात करते हैं गाइस, तो जो एन है, एन बेसिकली जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, राइट, नंबर ऑफ ट्रायल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अलग है, वो आपका पी को डिफाइन करती है, रिप्रेजेंट्स करती है, और जो आपकी फेलियर है वो क्यू को करती है। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा कि एन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो जो एन रिप्रेजेंट्स करता है गाइज वो नंबर ऑफ ट्रायल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा फ्रीक्वेंसी, यानी कौन सी जो प्रोबेबिलिटी है जो ऑब्जर्व डेटा फ्रीक्वेंसी है उस पर बेस्ड है? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली जब आप टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हो गई, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी हो गई, तो इन्होंने पूछा यहाँ पर जो ऑब्जर्व डेटा फ्रीक्वेंसी है, जो ऑब्जर्व डेटा फ्रीक्वेंसीज है वो बेसिकली जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी होती है उस पर ये डिपेंड होती है, उस पर ये बेस्ड होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, नॉन सैम्पलिंग एरर। बेसिकली जो एक सैम्पलिंग एरर होता है, एक नॉन सैम्पलिंग एरर होता है, इनका जो क्वेश्चन पूछा गया है, नॉन सैम्पलिंग एरर कैन एराइजेज ओनली इन। जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो सेंसस सर्वे में एराइज करता है, सैंपल सर्वे में एराइज करता है, बोथ सैंपल एंड सेंसस सर्वे, या फॉल्टी प्लानिंग। तो बेसिकली नॉन सैम्पलिंग एरर है वो किस में एराइज हो सकता है? चाहे वो आपका सेंसस हो गए, चाहे वो आपका सैंपल सर्वे हो गया, दोनों में आपका नॉन सैम्पलिंग एरर एराइज हो सकता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या बात किया गया है कि नॉन सैम्पलिंग एरर जो बेसिकली जो हम सेंसस करते हैं या जो हमारा सैंपल सर्वे होता है, दोनों में ये एराइज होता है, राइट। तो इसका जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ एन इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस द प्रोबेबिलिटी विल बी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक जो इवेंट्स है अगर वो एक कैन नॉट टेक प्लेस, वो कोई प्लेस नहीं ले सकता है, द प्रोबेबिलिटी विल बी +1, -1, 0 या 2। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर कोई भी एक इवेंट है, अगर वो इवेंट कोई प्लेस नहीं करता है, राइट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि इवेंट हुआ ही नहीं है, राइट। इवेंट का कोई प्लेस नहीं है, इवेंट कंडक्ट नहीं हो पाया है, तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी गाइज होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी -1 हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फुल फॉर्म पूछा गया था, फुल फॉर्म ऑफ ISO। जो ISO है उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन,
या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन या इंडस्ट्रियल आउटफिट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो बेसिकली इसकी जो ISO है उसकी जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसकी जो फुल फॉर्म होती है ISO की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जो DSS होता है, हम जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब पढ़ते हैं उसके अंदर टॉपिक होता है DSS और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो इन्होंने पूछा है कि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जो नीचे दिए गए हैं उनमें कौन सा एग्जाम्पल है। इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, तो बेसिकली ये तो जो होता है ऑनलाइन और ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, तो ये तो एग्जाम्पल किसका और TPS, ये भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। आ सिस्टम प्रोवाइडिंग कंप्रीहेंसिव डेटा एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, बेसिक्स डेटा एंट्री ऑफ सॉफ्टवेयर इन ईमेल क्लाइंट्स। तो देखो ईमेल क्लाइंट्स तो अलग हो गया, ये नहीं हो सकता। बेसिक डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो आंसर यहाँ पे होगा DSS बेसिकली जो होता है आ सिस्टम प्रोवाइडिंग कंप्रीहेंसिव डेटा एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। जब कोई मैनेजमेंट जो होता है, जब वो कोई डिसीजन मेकिंग लेता है, जब इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, वो DSS यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। जबकि जो ऑप्शन ए है, ए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका TPS इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जाम्पल है। इसको बोलते हैं TPS यानी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन इंटरनेशनल ट्रेड सजेस्ट दैट अ कंट्री शुड import everything to save domestic resources, export only luxury goods, specialized in producing goods that it can be produced more efficiently than other countries, focus only on domestic trade। अब इन्होंने पूछा जो कॉम्परेटिव एडवांटेज है इंटरनेशनल ट्रेड में, उस कंसेप्ट का कैसे कंट्री सजेस्ट करती है, उसका क्या एडवांटेजेस हैं, उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। तो जो इसका गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है आप इंटरनेशनल ट्रेड की, वो यही बोलती है स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस मोर इफिशिएंटली देन अदर कंट्रीज। आप उस चीज़ को क्या करो, प्रोड्यूस करो जिसका अनदर कंट्री से कंपेयर करते हो, तो आप उसको ईजिली बहुत ही इफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो, जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, जिसमें आप स्पेशलाइज हो उन गुड्स को आप प्रोड्यूस करो। अदरवाइज आप जो हो उनको प्रोड्यूस मत करो। जिस गुड्स में आपकी एक स्पेशलाइजेशन है, आपकी एक महारत हासिल है, आप स्पेशलाइज हो, उन गुड्स को आप प्रोड्यूस करो जो आप अच्छे से बहुत ही इफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये हमारा बोलता है जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो बेसिकली जो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, राइट, कंपैरेटिव एडवांटेज हो गई, एब्सोल्यूट एडवांटेज हो गई, हेक्सर-ओलिन थ्योरी हो गई, राइट, या जो डायमंड थ्योरी हो गई, तो बेसिकली वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डेटा माइनिंग इन अ बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर डेटा माइनिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, और डेटा एंट्री और डिस्कवरिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन अ लार्ज डेटा सेट्स, स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ साइबर थ्रेट्स। तो बेसिकली इन्होंने यही पूछा है कि जो डेटा माइनिंग है बिजनेस में, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो गाइस कभी भी जो डेटा माइनिंग करते हैं, डेटा माइनिंग कैसे करते हैं, जो हमारे पास एक लार्ज सेट ऑफ डेटा है, राइट, उस डेटा से हम क्या करते हैं, उसको माइनिंग कर से डिस्कवरिंग करते हैं। तो उसको हम अच्छे से डेटा को माइनिंग करते हैं कि जो डेटा है उसको अच्छे से माइनिंग करना है। जैसे आप कोयला देखते हो, कोयला क्या होता है, जो कोयला जो होता है, जो कोयले की पूरी माइनिंग होती है, पूरी माइंस होती हैं, वहाँ से कोयले को निकाला जाता है। तो ऐसे ही डेटा माइनिंग क्या होती है, जो आपके पास लार्ज सेट ऑफ डेटा है उससे आप क्या करते हो, जो पैटर्न्स या जो रिलेशनशिप को आप जो डिस्कवर करते हो, उसको बेसिकली एक डेटा माइनिंग का ये प्राइमरी फंक्शन होता है। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे आंसर बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज यहाँ पे, विच फैक्टर इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड अ बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड। यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें कौन सा जो ऐसा फैक्टर है जिसको हम एज अ बैरियर कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। वो आपका टैरिफ है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज हैं, या कल्चरल सिमिलरिटीज हैं, या कोटा है। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग बैरियर्स आते हैं। वहाँ पे आपका टैरिफ बैरियर्स हो गए, नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गए, राइट, आपके कोटाज आते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, इसका जो आंसर होगा, जो टैरिफ तो ऑलरेडी एक इसका बैरियर है इंटरनेशनल ट्रेड का, कोटाज भी है, और एक्सपोर्ट जो सब्सिडीज होती है ना, वो भी बेसिकली एक इसका बैरियर होता है, राइट, फैक्टर्स का। जबकि जो कल्चरल सिमिलरिटीज हैं, जो कल्चरल की जो समानताएं हैं, बेसिकली ये कोई ऐसा बैरियर नहीं होता है। तो इसका आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स टिपिकली एम्स टू इंक्रीज टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट, reduce or eliminate trade barriers, limit foreign investment, promote government subsidies। तो जो FTA बेसिकली इसका एम क्या होता है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उन ट्रेड बैरियर्स को आपको रिड्यूस करना है या उनको आपको एलिमिनेट करना है। तो उसका बेसिकली क्या किसका एम होता है, ये जो आपका FTA होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। जब हम WTO पढ़ते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो एक ऑब्जेक्टिव्स है, राइट, उसकी एक सर्विस है FTA एग्रीमेंट होता है। तो उसमें यही होता है कि जो जिस कंट्री के बीच आपका FTA साइन हो गया है, एग्रीमेंट्स है, तो उनका बेसिकली मतलब क्या होता है कि दोनों कंट्री के बीच जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करना है या उनको एलिमिनेट्स करना है, राइट। या हम इंटरनेशनल बिजनेस में इसमें पढ़ते हैं जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स होते हैं, राइट, ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, उनके अंदर FTA पढ़ा जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पढ़ते हैं हम लोग, कस्टम यूनियंस पढ़ते हैं, राइट, हम इकोनॉमिक यूनियन पढ़ते हैं, पॉलिटिकल यूनियन पढ़ते हैं। तो जो FTA बेसिकली होता है, तो उसका यही मीनिंग होता है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कैसे कम करना है, रिड्यूस करना है, या कैसे उनको एलिमिनेट करना है। तो बेसिकली जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर बी इज करेक्ट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म ग्लोबलाइजेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस प्राइमरली रेफर टू। जो ग्लोबलाइजेशन टर्म है एक इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे वो प्राइमरली रेफर करता है। द फोकस ऑन अ लोकल मार्केट, द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड, द डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, द रिडक्शन इन टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स, राइट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पूछा गया यहाँ पे कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है, जो टर्म ग्लोबलाइजेशन है, उसको हम कैसे प्राइमरली रेफर करते हैं। तो बेसिकली द फोकस ऑन लोकल मार्केट्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे बात किसकी बात हो रही है, यहाँ पे लोकल मार्केट्स की बात हो रही है। जबकि जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड, तो इसका आंसर यही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपकी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज है उसको कैसे आपको इंटीग्रेट करना है, राइट, अलग अलग कंट्रीज की जो इकोनॉमीज है उनको कैसे इंटीग्रेट करना है। तो बेसिकली वो कहलाता है ग्लोबलाइजेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस, राइट। तो जो इसका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मेन गोल्स ऑफ दोहा राउंड ऑफ WTO। जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, उसका जो दोहा राउंड हुआ था उसका बेसिकली एक मेन गोल्स क्या था, राइट, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। इंक्रीज ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग, रिड्यूस्ड ट्रेड बैरियर्स फॉर एग्रीकल्चर गुड्स, प्रमोट इंटरनेशनल टूरिज्म, एस्टेब्लिश न्यू इंटरनेशनल करेंसीज, राइट। तो जो दोहा राउंड ऑफ WTO था, राइट, उसमें जो बात करी गई थी कि जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं, राइट, उनमें जो बैरियर्स ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करने की बात करी गई थी। बेसिकली जो दोहा राउंड हुआ था WTO का, उसका यही बेसिक एम था कि जितने भी जो एग्रीकल्चर हमारे गुड्स हैं, राइट, उनमें जो ड्यूटीज़ लग रही हैं, जो बैरियर्स आ रहे हैं, उन बैरियर्स को कैसे रिड्यूस करना है। तो उसके रिगार्डिंग
एक बात हुई थी, वो हमारा बेसिक गोल था जितने भी जो WTO के मेंबर थे। अब गाइज आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो WTO था वो कब बना था, कौन सी ईयर में WTO बना था और ये आप प्रीवियसली इसको किस नाम से जाना जाना जाता था, वो आपको कमेंट करके बताना है। WTO कब आया था और इससे किस ऑर्गेनाइजेशन को कन्वर्ट करके WTO बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, FDI। FDI is primarily characterized by short-term capital investment, direct control or influence over the business, investment in portfolio stocks, speculative investment। तो FDI बेसिकली क्या होता है, जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट, इसकी फुल फॉर्म होती है एफडीआई की। तो इन्होंने पूछा है कि एफडीआई का एक प्राइमरली करेक्टराइज्ड क्या है, राइट। शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो बेसिकली जो होता है आपका एफपीआई होता है। एक तो आपका एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एक आपका एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। और जबकि जो ऑप्शन सेकंड है, डायरेक्ट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस, तो ये बेसिकली किसका करेक्टरिस्टिक्स होता है, ये हमारा जो एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसका करेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो आंसर बी इज करेक्ट। इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो स्टॉक्स, ये किसका हो जाएगा, ये जो आपका एफपीआई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसका करेक्टरिस्टिक्स है ये। और स्पेकुलेटेड इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका किसका होगा, ये भी आपका जो करेक्टरिस्टिक्स होगा एफपीआई। तो आपको दोनों का जो डिफरेंस है क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली एफडीआई क्या होता है और एफपीआई क्या होता है। इसके अलावा आपका एक आता है यहाँ पे एफ आई, राइट, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो तीनों के बीच आपको बेसिकली डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है और एफआईआई क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है एलओसी। लेटर्स ऑफ क्रेडिट आर प्राइमरली यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। जो एलओसी होता है उसका प्राइमरली कैसे यूज करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में या इंटरनेशनल बिजनेस में। इंश्योर पेमेंट्स अपॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, प्रोवाइड अ लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर एक्सपोर्टर्स, रिड्यूस करेंसी एक्सचेंज रिस्क, सर्टिफाई द क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो बेसिकली जो एलओसी होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट्स होते हैं, तो वो किस लिए उनका यूज़ होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, इंटरनेशनल ट्रेड में, कि जो उसका इंश्योर करना पेमेंट्स अपॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो आप गुड्स जो डिलीवर्ड कर रहे हो अनदर कंट्री में, तो जो उसका पेमेंट है उस पेमेंट को पूरा इंश्योर करना, वो लेटर ऑफ क्रेडिट का प्राइमरली यूज होता है। उनको आपकी श्योरिटी मिलती है। अगर लेट सपोज आप इंडिया के हो, आप चाइना में आप अपने गुड्स की डिलीवरी कर रहे हो, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या करोगे, वहाँ की बैंक से, वहाँ से गवर्नमेंट से आप एक एलओसी रिसीव कराओगे, राइट। जो लेटर्स ऑफ क्रेडिट होता है कि अगर इनकेस आपको वहाँ से आपका पेमेंट नहीं होता है, तो जिस जो दे रहे हैं इसके थ्रू आपकी पूरी श्योरिटी है, पूरा आपका इंश्योर है कि आपको पेमेंट मिलेगा, राइट। तो अगर कभी भी आप कोई एक्सपोर्ट करते हो, राइट, कहीं अपने गुड्स की डिलीवरी करते हो, तो मैक्सिमम जो कंपनीज होती हैं गाइज, वो एलओसी को इशू कराती हैं, एलओसी को यूज करती हैं, राइट। और लेटर्स ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड एमंग नेशंस। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड एमंग नेशंस, जो अलग अलग नेशंस के बीच जो ट्रेडिंग के रूल्स को ग्लोबली डील करता है, वो आपका आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा WTO। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 रिसीव द एसेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 16 मई 2006, 16 जून 2006, 16 जुलाई 2006 एंड 16 अगस्त 2006। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है,
राइट। इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको इसकी डेट कंफर्म होगी तो आप सही मार्क करोगे, अगर आपको डेट कंफर्म नहीं है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो हमारा MSME डेवलपमेंट एक्ट आया था वो 2006 में आया था, राइट। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कब इसको असेंड किया था? 16 जून। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बहुत ही क्लोज आंसर है। देखो इसमें ईयर जो है वो भी क्लोज है और जो डे है, जो आपकी डेट है वो भी क्लोज है। ओनली डिफरेंस का है, मंथ का डिफरेंस है। तो 16 जून को ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको उन्होंने इसका असेंट दिया था 16 जून 2006 MSME डेवलपमेंट एक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टाइमली एंड एडुकेट assistant and rehabilitation efforts to MSE should begin on the proactive basis when early signs of sickness are detected, right? This stage is termed as supporting stage, hand holding stage, sustaining stage and assistant stage, right? जो आपका एक MSE जो कंपनी होती है MSE, राइट, तो वहाँ पे जो सिकनेस कंपनी के अंदर आती हैं उनको हम जो बहुत ही स्टार्टिंग प्रोएक्टिव बेसिस पर उनको पहचानते हैं और उनको प्रॉपर एक रिहेबिलिटेट करते हैं, असिस्टेंट करते हैं, एडुकेट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी कौन सी स्टेज कहलाती है? उसको हम सपोर्टिंग स्टेज बोलते हैं, या उसको हैंड होल्डिंग स्टेज बोला जाता है, या आपका सस्टेनिंग स्टेज बोला जाता है, या आपका असिस्टेंट स्टेज बोला जाता है। तो गाइस ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? हैंड होल्डिंग स्टेज बोला जाता है। कि अब जब हम कोई भी कंपनी को प्रोएक्टिव बेसिस पे जो ईयरली साइंस ऑफ सिकनेस होते हैं उनको हम डिटेक्ट करते हैं, राइट, और प्रॉपर हम उसको रिहेबिलिटेट करते हैं और प्रॉपर असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे स्टेज को बेसिकली हैंड होल्डिंग स्टेज बोला जाता है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसका PYQ बन चुका है और नेट एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपका मैनेजमेंट हुआ या आपका कॉमर्स हुआ, उसमें ये ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो इन्होंने बोला कि जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा ये लॉन्च करा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। यानी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है कौन से प्लेटफॉर्म ने प्रमोट किया है? और डिजिटल इंडिया, या वन स्टॉप सेंटर स्कीम, या एजुसेट, या महिला ई-हार्ट। तो बेसिकली ये कौन सा प्लेटफॉर्म था? ये जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था महिला ई-हार्ट, ये आपका प्लेटफॉर्म था, ये आपकी स्कीम थी। किसके द्वारा स्कीम को लॉन्च करा गया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। आपको याद रखना है महिला ई-हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस क्लस्टर डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रुप बिजनेसेस प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर geographical area, developing a business in rural area only, development of businesses across different industry sectors, development of a group of businesses producing diverse product and services in different geographical area। तो बेसिकली किसकी बात करेगी? जो आपका एक स्मॉल बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में जो आपका क्लस्टर डेवलपमेंट है, राइट, वो किसको रेफर करता है? तो जो यहाँ पर आंसर आपका ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ बिजनेस producing similar product और services in a particular geographical area, right। तो इसका आंसर 1 is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is not a characteristics of a entrepreneur। एक entrepreneur का कौन सा characteristics नहीं है? नॉट पूछा गया है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है। नहीं है रिस्क टेकिंग, इनोवेटिव, हाई नीड फॉर अचीवमेंट्स एंड प्रेफर बीइंग अ फॉलोअर। तो देखो जो रिस्क टेकिंग होता है बेसिकली ये बहुत ही कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर होता है, इनोवेटिव भी होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और हाई नीड फॉर अचीवमेंट्स। ये सारे जो तीनों स्टार्टिंग के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर है। जबकि प्रेफर बीइंग अ फॉलोअर, राइट, ये एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ बोला गया है
प्रेफर करना बीइंग अ फॉलोअर, राइट, नॉट। आपको हमेशा एज अ लीडर वर्क करना है, नॉट अ फॉलोअर, राइट। तो एंटरप्रेन्योर का जो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, प्रेफर्स बीइंग अ फॉलोअर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। हु इज द फाउंडर ऑफ मेड स्ट्रीट डेन? जो मेड स्ट्रीट डेन है उसके फाउंडर कौन है? अदिति गुप्ता, अश्वनी, अशोकाना, दिव्या गोकुलनाथ, ईसा अंबानी। जो एक प्रोजेक्ट है मेड स्ट्रीट डेन, उसके फाउंडर कौन है ये आपको बताना है। तो बेसिकली इसके जो फाउंडर है अश्वनी अशोकाना, अश्वनी अशोकाना इज द फाउंडर ऑफ मेड स्ट्रीट डेन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ही गाइस, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, राइट। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा कंसेप्चुअलाइज नहीं है और इनडायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, राइट। आप इजली अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है, आपका तो फैक्ट्स क्लियर है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पे। The National Institutes for Entrepreneurship and Small Business Development is a premier organization of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, GOI, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Medium Industries, GOI, Ministry of Rural Development, GOI. No such institutes exist there in India, right? तो इन्होंने पूछा गया है द नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट किसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो गाइस जो एंटरप्रेन्योरशिप है या स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इस मिनिस्ट्री के अंदर ये इंस्टीट्यूट आता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये इंस्टीट्यूट आता है, राइट। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एन एंटरप्रेन्योर्स आइडिया इज वाइबल फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस इज नोन एज फिजिबिलिटी एनालिसिस, बिजनेस प्लान, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड इंडस्ट्री एनालिसिस। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एन एंटरप्रेन्योर आइडिया, एंटरप्रेन्योर जो आइडियाज होते हैं इज अ विएबल फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। यानी जो एक एंटरप्रेन्योर है उसको जो आइडियाज को कैसे क्रिएट करते हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस को, राइट। तो उस प्रोसेस को कैसे डिटरमाइन करते हैं, बेसिकली उसको बोला जाता है फिजिबिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले स्टेप ये आता है, जो फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या होता है, एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का जो आइडियाज होते हैं वो ये होते हैं कि अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करना है, उसकी प्रोसेस क्या, सबसे पहले आप उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस करो, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करो। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी फिजिबिलिटी एनालिसिस बढ़िया है, आपने अच्छे से स्टडी किया है, देन उसके बाद आप बिजनेस प्लान बनाइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर ए है, फिजिबिलिटी एनालिसिस इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट? जो एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट है उसका कौन सा पार्ट नहीं है? नॉट पूछा गया है, बहुत अच्छे से देखना है यहाँ पे ध्यान से। नॉट अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड कॉस्मिक इन्वायरमेंट। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो एक इसका एंटरप्रेन्योरल का पार्ट है, सोशल भी इसका पार्ट है और इकोनॉमिक भी इसका पार्ट है, जबकि जो कॉस्मिक है वो बेसिकली इसका पार्ट नहीं होता है। किसका पार्ट नहीं होता है? एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जो बेसिकली एंटरप्रेन्योर, राइट, और इंट्राप्रेन्योर के बीच क्या डिफरेंस है इसके रिगार्डिंग पूछा गया है। इन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस व्हाइल इन इंट्राप्रेन्योर वर्क ऑन अ न्यू वेंचर विद इन अ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल जो पहला आंसर है यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो एक नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जबकि इंट्राप्रेन्योर क्या होते हैं? जो ऑलरेडी एक रनिंग बिजनेस है, रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो न्यू वेंचर है, राइट, उस पर वर्क करते हैं। तो बेसिकली वो इंट्राप्रेन्योर कहलाते हैं, राइट। तो इसका आंसर ए इज करेक्ट।
Next time, why are the intermediaries goods not included in the national income while measuring a national income, right? तो इसका जो to avoid double accounting, to avoid inflation, effect of inflation, to intermediate goods or not good, goods are not good, to avoid effect of exchange rate fluctuation. तो इसका जो आंसर गाइज यहाँ पे हो जाएगा, आंसर 1 इज करेक्ट, टू अवॉइड डबल अकाउंटिंग, डबल अकाउंटिंग को अवॉइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डियोपोली, डियोपोली के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर दिया गया है, डियोपोली इज अ स्पेशल केस फॉर द ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर, डियोपोली इज अ स्पेशल केस फॉर द मोनोसोमी market structure, duopoly is a special case for monopoly market structure, duopoly is a special case for imperfect competition, right? इसका आपको आंसर बताना है डियोपोली के रिगार्डिंग कि जो डियोपोली के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो जो डियोपोली के रिगार्डिंग स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, जो स्टेटमेंट ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जो डियोपोली इज अ स्पेशल केस फॉर ओलाइगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। तो डियोपोली बेसिकली किसका स्पेशल केस होता है, जो ओलाइगोपोली होते हैं, जो ओलाइगोपोली होती है उनका स्पेशल केस होता है। अब ओलाइगोपोली क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है, अगर कोई डाउट्स है ओलाइगोपोली के रिगार्डिंग तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफेक्ट कंपटीशन इज थ्योरेटिकली अपोजिट ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओलाइगोपोली एंड डियोपोली। तो क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, जो परफेक्ट कंपटीशन है, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है इज थ्योरेटिकली द अपोजिट ऑफ, किसके अपोजिट है, तो जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है उसका अपोजिट होता है, राइट। इम्परफेक्ट कंपटीशन तो इसका मतलब ही नहीं बनता है, ओलिगोपोली इज आल्सो डिफरेंट एंड डियोपोली इज आल्सो डिफरेंट। तो जो परफेक्ट कंपटीशन होता है बेसिकली किसके अपोजिट होता है, जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है या जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसका अपोजिट हमेशा परफेक्ट कंपटीशन होता है। ये बेसिकली जो आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वहां से क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स से लिया गया है, और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस इज नोन एज मार्केट प्राइस और रिजर्व प्राइस और नॉर्मल प्राइस एंड सपोर्ट प्राइस। तो जो लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम प्राइस होता है बेसिकली उसको हम किस नाम से बोलते हैं, उसको नॉर्मल प्राइस के नाम से ही जाना जाता है। तो लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम प्राइस इज नोन एज नॉर्मल प्राइस। तो आंसर इज सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस इन कॉर्पोरेट सेक्टर डिपेंड्स अपॉन सोशल एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेज, ट्रेड यूनियन प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, टैक्सेशन सिस्टम इन अ कंट्री। तो जो गुड गवर्नेंस है एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर वो किस पर डिपेंड करती है, वो कोई सोशल एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेज डिपेंड नहीं करती है, ट्रेड यूनियंस प्रैक्टिसेस पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो किस पर डिपेंड करती है, वो आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उस पर डिपेंड करती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिपेंड करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट। यस, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है अलग अलग ऑथर्स के द्वारा दी गई है उस एक डेफिनेशन को पूछा गया है, हु कंसीडर्ड मैनेजमेंट एज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। इस डेफिनेशन को किसने प्रपोज किया है, हेरोल्ड कुंज, हेनरी फोयल, फ्रेडरिक टेलर एंड पीटर एफ ड्रकर। तो बेसिकली द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, इस डेफिनेशन को जो प्रपोज किया था हेरोल्ड कुंज ने इस डेफिनेशन को दिया था। बेसिकली उन्होंने बोला था मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी postulates that a manager's choice of action depends on the complex array of variables present in each situation। ये आपका क्वेश्चन ले गया है, जो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी है, राइट, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी एंड द सिस्टम थ्योरी। तो बेसिकली ये जो थ्योरी कहती है ईच सिचुएशन, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है,
आपको उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एज पर द डिपेंड्स, राइट। तो ये हमारी कंटेंजेंसी जो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है वो ये कहती है कि आपको हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि जो वेरिएबल्स के जो कॉम्प्लेक्स एरे हैं उनका कैसा एक्शन डिपेंड करता है। तो इसका आंसर बेसिकली सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस while appropriating natural resources by a corporate entity has been recommended in which of the following? Montreal Protocol of 1987, Millennium Development Goal 2008, Sustainable Development Goal 2015, in a Global Sustainability Report, UN Charter on Development। तो बेसिकली इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी SDG जो गोल्स थे 2015 में, जो SDG गोल्स आए थे 2015 में, वो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को उन्होंने प्रोड्यूस करा था। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस जो होती है बेसिकली उनका ही रिकमेंडेशन है SDG, राइट। आपको ये बताना है इसमें कि टोटल SDG में कितने गोल्स हैं, राइट, और उनको कब तक का टारगेट लिया गया है, कब तक उनको अचीव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ मिक्स इकोनॉमी, जो मिक्स इकोनॉमी है उसका कंसेप्ट क्या है, रिलेट्स टू द को एक्सिस्टेंस ऑफ रूरल सेक्टर एंड अर्बन सेक्टर, the coexistence of public sector and private sector, the coexistence of small scale sector and large small sector, none of the above। तो बेसिकली जो हमारी मिक्स इकोनॉमी जो कंसेप्ट है वो किससे रिलेट करता है, द को एक्सिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर है और जो पब्लिक सेक्टर है, जब उनका को एक्सिस्टेंस होता है तो बेसिकली वो हमारी एक मिक्स इकोनॉमी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ मेजरिंग और नेशनल इनकम, राइट। आप नेशनल जो इनकम है उसको कैसे आप मेजर कर सकते हैं, इनकम मेथड होता है, एग्रीगेट मेथड है, सम टोटल मेथड होता है, या ग्रॉस प्रोडक्शन मेथड होता है। तो बेसिकली जब हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो उसके लिए मेथड यूज करते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड इससे ऑप्शन इज करेक्ट ए। तो गाइज आपको कमेंट करना है कि आपके पेपर 1 में कितने मार्क्स आ रहे हैं, राइट, और पेपर 2 आपका क्या है, आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है, और पेपर 1 पेपर 2 के आपको अपने मार्क्स कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं आप कमेंट करिए। उससे हमको ये पता लगे कि इसकी जो यूसेट एग्जामिनेशन है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, राइट, उससे एक आइडिया लगेगा। तो सभी लोगों को अपने मार्क्स कितने बन रहे हैं अपने मार्क्स को यहाँ पे कमेंट करना है गाइज। और गाइज अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा हो, राइट, आपके लिए हेल्पफुल है गाइज, तो इस सेशन को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो आप सेशन को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ये हमको बहुत मोटिवेशन देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्योरी जेड इज अ सिंथेसिस ऑफ अमेरिकन एंड जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन एंड अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन एंड जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, चाइनीज एंड जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली क्या पूछा गया, जो थ्योरी जेड है, थ्योरी जेड बेसिकली मोटिवेशन की थ्योरी है। वो थ्योरी जेड ये किससे सिंथेसिस है, राइट, कहाँ से ज्वाइंट है, कहाँ का इसका सिंथेसिस है। तो ये बेसिकली अमेरिकन एंड जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, राइट, क्योंकि जो यहाँ पे जिस ऑथर ने इस थ्योरी को दिया था डॉक्टर विलियम आउची, तो उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था थ्योरी जेड। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अमेरिकन और जो जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है उसको इन्होंने सिंथेसाइसिस किया था, यहाँ पे सिंथेसिस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो HRM है उसे कौन कौन से स्कोप हैं उसको आपको बताना है। फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड, रिप्लेसमेंट प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डायनेमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, राइट। तो बेसिकली जितने भी यहाँ पर जो स्कोप्स हैं ये सारे स्कोप्स किसके हैं, ये सारे स्कोप आपके HRM के हैं, राइट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर डी इज करेक्ट। क्योंकि एचआरएम का बेसिकली क्या होता है, रिप्लेसमेंट प्लानिंग भी होती है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस नीड्स है उनको फोरकास्ट करना भी होता है, और जो ह्यूमन रिसोर्स डायनेमिक्स है उनका वो भी स्कोप होता है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो प्लानिंग होती है वो भी बेसिकली इसका रिसोर्स होता है। और जो लास्ट में ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, आप किस प्रकार ऑडिट करते हैं, किसको ऑडिट करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो ये बेसिकली किसके स्कोप है, ये सारे एचआरएम के स्कोप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। द क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज की फ्यूचर कंट्रीब्यूशन की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो एक किसका मेथड है। तो बेसिकली जो ये मेथड है, जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का ये मेथड है, राइट। तो इसका आंसर ए इज करेक्ट। जॉब इवेल्युएशन मीन्स स्पेसिफिकेशन ऑफ जॉब्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स, एनालिसिस ऑफ जॉब्स या रेटिंग ऑफ जॉब्स। तो बेसिकली जो जॉब इवेल्युएशन होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ZE, तो ये किसका, इसका मतलब होता है कि रेटिंग ऑफ जॉब्स। जब आप किसी जॉब को इवेल्युएट करते हैं, उसको रेट करते हैं, तो वो हमारा GE यानी जॉब इवेल्युएशन कहलाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे डी इज करेक्ट। जबकि जो आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ जॉब है या डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स हैं, ये किसके पार्ट्स हैं, ये आपके जॉब एनालिसिस के पार्ट है, राइट। जे जॉब एनालिसिस, जे के पार्ट क्या होते हैं, आपका जॉब स्पेसिफिकेशन प्लस आपका JD, ये किसके पार्ट होते हैं, आपके जॉब एनालिसिस के पार्ट होते हैं। जबकि जो आपका जॉब इवैल्यूएशन होता है वो आपका रेटिंग्स ऑफ जॉब होता है, उसको रेटिंग्स ऑफ जॉब, किसी का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना, वो आपका जॉब इवैल्यूएशन कहलाता है। तो आंसर डी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ये जो क्वेश्चन लिया गया है, जो लीडरशिप की ट्रेड थ्योरी है उसमें कौन सा रिलेटेड नहीं है। फिजिकल फैक्टर्स, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्टीम, इंटेलिजेंस एंड एस्ट्रोबर्ड। तो बेसिकली जो लीडरशिप की ट्रेड थ्योरी है वो किससे रिलेट नहीं करी गई है, जो आपकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंसेस है, राइट, वो आपको उसको रिलेट नहीं करती है। क्योंकि ट्रेड थ्योरी से ही एक होता है कि आपकी ट्रेड्स माने क्वालिटीज क्या हैं, राइट। तो फिजिकल फैक्टर्स भी आते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है इसके अंदर, आपके जो एस्टीम्स हैं वो भी आती हैं, और जो आपकी इंटेलिजेंस क्या है, आप कितने एस्ट्रोवर्ड हो, आप कितने लोगों से मिलते हो, कितने लोगों से आपके अच्छे रिलेशंस क्रिएट होते हैं, वो आपके कितना आप बोलते हो, वो आपके एस्ट्रोवर्ड्स भी आपकी क्वालिटी है, आपकी ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप है, राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। Change can be implemented when driving forces are more powerful than the restraining forces. Restraining forces are more powerful than the driving forces. Driving forces are equal to restraining forces. There is no relationship between driving forces and restraining forces. तो बेसिकली जो चेंजेस कब इम्प्लीमेंट होते हैं, जो आपके ड्राइविंग फोर्स है, राइट, वो आपके जब ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कंपेयर टू आपका रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस से कंपेयर में ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तो चेंज कैन बी इम्प्लीमेंटेड, तब उस समय चेंज आपके जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग पीपल रियलाइज द नीड फॉर अ चेंज। पीपल जो होते हैं कब उनको रियलाइज होता है कि चेंज होना जरूरी है, इज द अनफ्रीजिंग, रिफ्रीजिंग, मूविंग एंड डिमोन्स्ट्रेटिंग, राइट। बेसिकली जो क्वेश्चन लिया गया है, जो कट ल्यून का जो आपने चेंज मॉडल पढ़ा होगा, उसमें आपकी अनफ्रीजिंग, फ्रीजिंग एंड मूविंग होता है। तो इन्होंने पूछा कब मेकिंग पीपल रियलाइज द नीड फॉर अ चेंज इज अनफ्रीजिंग। जब सबसे पहले अगर आपको चेंज को करना है तो क्या करोगे, आपको चीज़ों को रियलाइज करना पड़ेगा, राइट, उनको एक अडॉप्ट करना पड़ेगा कि वो चेंज के लिए तैयार हैं, राइट, वो जिस फ्रेम में है उससे उनको जो कंफर्ट जोन है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अनफ्रीज करना पड़ेगा, राइट। तो इसका आंसर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
जो डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स हैं NGT, nominal group techniques of organizational development. Members arrive at the solution by expressing their opinions in writing. Members overpower their driving forces over restraining forces to accept the need for change. Members discuss among themselves but not arrive at any solution. Members overpower their restraining forces to accept their decisions. तो बेसिकली जो NGT टेक्निक्स है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स, एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें क्या होता है, जो आपके मेंबर्स होते हैं वो एक सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं बाय एक्सप्रेसिंग देयर नेम्स इन अ राइटिंग. अपने जो नेम्स होते हैं, राइट, उनके जो ओपिनियन है उनको रिटन करते हैं, राइटिंग फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं और उसके द्वारा जो सॉल्यूशंस है उसको फाइंड आउट करते हैं. मेंबर्स उस सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं कि आपने ग्रुप बना लिया, एक टेक्निक आपने बना ली, और जो मेंबर्स होंगे तो वो सॉल्यूशन किस प्रकार देंगे, एक राइटिंग फॉर्मेट में, राइटिंग फॉर्म में जितने ओपिनियंस हैं उनको एक्सप्रेस करेंगे और उसी के थ्रू वो सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे. अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट, मैनेजरियल ग्रेड. मैनेजरियल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फोर्सेस ऑन विच मैनेजमेंट स्टाइल. जो आपने लीडरशिप स्टाइल है उसका एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजरियल ग्रेड, राइट. तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का उसका जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो क्या है, राइट. उसमें अलग अलग स्टाइल्स थे, 5 स्टाइल्स थे, 1:9, 5:5, 9, 5 एंड 5,5, राइट. तो ये बेसिकली सबसे जो इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल था बेसिकली यहाँ पे वो आपका 9,9 था, राइट. 9,9 इंटू 81. तो ये जो है इसको बेसिकली मैनेजरियल ग्रिड बोला जाता है, या इसको 2D, 2 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप भी बोला जाता है. इस कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे वो मैनेजरियल ग्रिड है या 2D डायमेंशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप है, कंफ्यूज नहीं है. अब आपको बताना है कि जो मैनेजरियल ग्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप है, इस थ्योरी को किसने प्रपोज करा, किसके द्वारा दी गई है, आपको ये कमेंट करके बताना है, राइट. तो गाइज इस सेशन में हमने ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, हाफ पेपर को डिस्कस किया है, राइट. इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. तो हम 2 सेशन में, राइट, पूरे पेपर को अच्छे से एनालिसिस करेंगे. अगर सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे गाइज तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स की वीडियो हो गई है. तो जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है उनको पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं. तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए. और एक चीज़ ध्यान रखिए, इसकी जो रिजल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका फेम में आ जाएगा. आप कितना आपका स्कोर बना है पेपर 1 और पेपर 2, राइट, उसका पूरा स्कोर आप कमेंट करके बताइए. उससे ये पता लगे कि कितनी इसकी कट ऑफ जा सकती है, राइट. तो गाइस चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.